एनईआई के समस्त दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे समक्ष अभी आज बैठे हुए हैं अलीपुर द्वार जिले के अध्यक्ष श्री मणि कुमार दरनाल जी, जो एनयूपीडब्ल्यू के सेंट्रल कमेटी के महासचिव भी है। आज इनसे हम साक्षात्कार करेंगे। तो मणिदा नमस्कार। 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 आपको कल की गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। आप बहुत दिनों से द्वारस इलाके में इस उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाकों को लेकर, श्रमिकों के अधिकार को लेकर लड़ते हुए आए हैं, और वेजेस को लेकर भी, मिनिमम वेजेस को लेकर आपकी लड़ाई लंबी रही है। 17 बार आप लोगों ने मीटिंग किया, तो जाकर जो है ये गवर्नमेंट के इनफेयर से बोलिए या उनके हस्तक्षेप से ये 26 रुपये की एक मामूली बढ़ोतरी हुई है। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है और हमारे दर्शकों को इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी का मेंबर, मैं वहीं से बात करना चाहता हूं। जब हमने लास्ट एग्रीमेंट किया था 15-16 को, तो हम लोग ने गवर्नमेंट से बोला था नहीं, हम लोग को मिनिमम वेज ही चाहिए। ये लड़ाई वामफ्रंट के टाइम से ही था। तब गवर्नमेंट ने हम लोग एग्रीमेंट करने का पहले मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, जिसमें मालिक पक्ष का, श्रमिक पक्ष का, सरकार पक्ष का बराबर का 10 आदमी रख के 30 आदमी का एक कमेटी बनाया गया, और उस कमेटी का अपना फंक्शन शुरू हो गया। माननीय गवर्नर ने इस कमेटी को अप्रूव करके निकाल दिया। हम लोग तब से मीटिंग बैठते आ रहे हैं। मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड में हम लोग टोटल 14 मीटिंग किया। हम लोगों ने 14 मीटिंग का मकसद यही था कि हम लोग चाहे श्रमिक को जो दीर्घ दिन का जो लड़ाई है, और जो मिनिमम वेज एक्ट है, उसको जो लागू करने के लिए जो सरकार, मालिक सब जो दिक्कत महसूस कर रहे थे, उसको ठीक ठाक करने के लिए सभी पक्ष का बात पूरा करके इसको मिलाने की बात थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यवश के बाद 2 साल मिनिमम वेज एडवाइजरी का काम करते करते 10-11 मीटिंग के बाद से ही एक आवाज़ उठा, विशेष करके टीएमसी की तरफ से। श्रमिकों के पास में पैसा नहीं है, जो पैसा मिलना चाहिए टीएमसी यूनियन की ओर से, तो गवर्नमेंट ने इंटरिम डिक्लेयर कर दिया। अब एक बार इंटरिम डिक्लेयर किया, दूसरा टाइम भी इंटरिम ऑर्डर किया, तीसरा बार भी इंटरिम ऑर्डर किया। हम लोगों ने जो रेशन का जो पैसा था, चाय बागान में एनएफएसी आ गया, तो एनएफएसी आ जाने से जो श्रमिकों को जो रेशन मिलता था कंपनी की तरफ से, पार्ट ऑफ वेज था। अब क्या हो गया, एनएफएसी आ जाने से सरकार ने रेशन मुहैया कराना शुरू कर दिया, तो मालिकों को उसका भरपाई करना नहीं पड़ा रेशन के एवज में, जो हमको 8 घंटा ड्यूटी के एवज में मिलता था प्रत्येक दिन। तो हम लोग का वक्तव्य था कि जो 26 रुपया 24 पैसा 54 पैसा जैसा होता है जो रेशन का पैसा, वो भी अपना वेज में ठीक ठाक करके दे करके अपना हिसाब किताब मिलाया जाए। ये लड़ाई बहुत दीर्घ दिन चला। उसके बाद में मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी 14वां मीटिंग के बाद में मालिक पक्ष ने अपना रिकमेंडेशन जमा किया, मजदूर पक्ष ने अपना लिखित रूप से एक रिकमेंडेशन जमा किया। बीच में 3 कंजम्पशन यूनिट, एक आदमी कमाएगा 3 आदमी बैठ के खाएगा, जो मिनिमम एडवाइजरी एक्ट 1948 का जो लिहाज है, उसमें अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट हम सब ने इंटरवेंशन भी मांगा। वहाँ से भी आ गया कि नहीं, चाहे श्रमिकों का जो कंपोजिशन वेज होगा उसमें एक कमाएगा 3 बैठ के खाएगा। ये सारा मुद्दा क्लिंच हो जाने के बाद भी सरकार ने ये डिक्लेयर नहीं किया। अभी लेबर मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं जो मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी ने ये किया नहीं, अपना क्या बोलते हैं, आपका एक काम किया नहीं है, पूरा काम किया नहीं है, इसलिए हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते बोल रहे हैं। ये दुख की बात है। ये जो 26 रुपया हुआ, ये 26 रुपया हुआ, वही 26 रुपया भी हम लोग को नाराज़गी है, क्योंकि आज का दिन में 256 रुपया वही होना चाहिए, अभी सिर्फ 202 रुपया हो रहा है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आए हुए थे यहाँ के आपके पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक जी। उन्होंने ये बीरपड़ा स्टेज से कहा कि 17 बार ये वेज नेगोशिएशन कमेटी की ओर से जो बैठा गया, तो उसमें कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, ये लोग नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने ये 26 रुपया बढ़ाकर 202 रुपया किए हैं। उन्होंने आसाम से तुलना की, आसाम में बहुत कम है, ये तुलना करके उन्होंने अपनी बहुत ही सरकार की तारीफ़ की। तो ये जो उन्होंने जो कहा कि आप लोग नाकाम रहे, 17 बार जो ये जॉइंट कमेटी के साथ में बैठक हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों की शंका है कि ये क्या है। नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंट रूप से, पारदर्शी तरीक़ा से काम करते हैं। ये मेरा अपना काम नहीं है, ये सरकार का काम है।
ये जो सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूट किया है जो मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड में, हम लोगों ने अपना साफ तरीका से अपना रिकमेंडेशन दे दिया है और मालिक पक्ष ने भी अपना रिकमेंडेशन दे दिया। अभी सरकार का पाली है कि वो सरकार अपने तरफ से दोनों पक्ष का बात रख करके जो आज का दिन में ऑल इंडिया कंज्यूमर मार्केट इंडेक्स जो प्राइस का जो है इन्फ्लेशन का जो ये है वो जिस हिसाब से होगा, एक आदमी कमाएगा 3 आदमी बैठ के खाने से कपड़ा लता शिक्षा मेडिकल खाने पीने का इत्यादि चीज़ का कितना पैसा होना चाहिए सरकार को करना चाहिए। कानून तो सरकार का है, तो हमको दोस्त बना के क्या फ़ायदा है। जो लेबर मिनिस्टर सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैं तो खुद कमेटी का सारा मीटिंग उन्होंने खुद बैठा, उन्होंने चेयर किया है, तो इसलिए हम इस बात से डिसएग्री करते हैं। अभी सरकार का पाले में बॉल है, अब उनको इसको निर्णय लेने का वक्त आ गया। वो बहुत माने देर कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर दोष आरोप करना एकदम गलत है। रही आसाम की बात, आसाम में NFSA का रेशन भी मिल रहा है श्रमिकों को सरकार के तरफ से, और जो काम करने का एवज में जो रेशन मिलना चाहिए कंपनी के तरफ से वो भी मिल रहा है। जो चाहे आसाम में जो श्रमिकों का जो वेज है उसमें यदि 26 रुपये जोड़ा जाए और नया जो इंक्रीमेंट आएगा तो 200 रुपये से अधिक हो जाएगा। उनको ये भी तो मिल रहा है ना, रेशन भी मिले, दोनों तरफ का रेशन। हमारा तो रेशन सरकारी रेशन भी मिल रहा है और कंपनी का भी। एग्जैक्टली, मैं जो बात कर रहा हूँ ये सच है। जो वेस्ट बंगाल में नहीं मिल रहा है तो जाके घुमा फिरा के तो उनका ही अधिक हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो 26 रुपये का जो वृद्धि किया गया है, ये 15 विधानसभा क्षेत्र है आपके चाय बागान एरिया से प्रभावित है। यहाँ के जो चाय श्रमिकों का जो वोट है उसको लुभाने के अपने पक्ष में करने का सरकार का एक ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है जिसके कारण ये किया गया। सचमुच ये आपने जो सटीक बोला, आप लोग प्रेस के आदमी हैं। देखिए, कोई भी काम सरकार जब करे तो इसको गहनता से बड़ा नीचे तक स्टडी करके करना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ, सिर्फ ये TMC है, मैं कांग्रेस को बोल के सरकार को दोषारोप करना नहीं चाहता हूँ। सरकार सीरियस है ही नहीं चाय श्रमिकों को मुद्दा पर। मैं एक एक बात बताना चाहता हूँ। जो मिनिमम वेज में तो गया वो अपना कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने डाल दिया। मालिक साहब ने ये जो 26 रुपया देने के बाद दोबारा वो बैठने के लिए मालिक साहब तैयार होंगे नहीं, वो जितना भी वो बोले। अभी देखिए, मैं इसलिए ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये इनका सिर्फ चुनावी मुद्दा छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं है। जब वो भी जिस दिन में मीटिंग होना था 3 बजे मीटिंग शुरू हुआ 6 बजे, और जल्दी से जल्दी हड़बड़ी करके ये जो अनाउंस किया गया, सभी का पक्ष एक नहीं था। हम लोग राजी नहीं थे, जॉइंट फॉरम वाला हम लोग राजी नहीं थे। हम लोग का कहना था कम से कम 256 रुपये कीजिए, हम लोगों ने बोला वहाँ पर। मैं इस बात को इसलिए बोलता हूँ, ये TMC गवर्नमेंट ने आकर के सबसे पहले टी डायरेक्टरेट बना करके ढेकलापाड़ा, बंधा पानी और दूसरा जो बागान है मधु चाय बागान, एलकामिस्ट का 4 बागान सब खुलेंगे बोल करके गौतम देव मिनिस्टर खुद ढेकलापाड़ा में आके बातचीत किए। अभी तक ये बागान खुला नहीं। रेड बैंक का कोई मैंने क्या पोजीशन में है भगवान जानता है। ये डंकन्स का कितना सारा बागान है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि सरकार का यदि अपना इस चीज़ में सीरियस होते तो हाईकोर्ट में क्या केस चल रहा है, NCLT में क्या है डंकन्स का केस, इसको लेकर के गहन सा के बातचीत करके सब पक्ष को बिठा करके, बैंक को बिठाएगा जिसने बागान में लोन दिया है, PF को बिठाएगा, वर्कर्स सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा करके एक राउंड टेबल मीटिंग करके एक सूरा निकाला जा सकता है। पहले का जो वामफ्रंट गवर्नमेंट था उस समय में हम लोग का 36 गार्डन बंद था, उसमें हम लोग 32 गार्डन खोलने में हम लोग सक्षम हुए थे। हालांकि कुछ गार्डन ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, मालिकों का दोष से या तो श्रमिकों का ऊपर में कुछ दोष आ रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, सरकार जमीन का पट्टा लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोले श्रमिकों को, चाय बागान श्रमिकों को जमीन का पट्टा दे देगी, तो कहाँ आज तक जमीन का पट्टा नहीं। चाय सुंदरी घर बनेगा बोल के वो बोल रही है। चाय सुंदरी घर यदि बनेगा तो किसके ज़मीन पे बनेगा? कंपनी के ज़मीन में, लीज दिया हुआ ज़मीन में है। तो ज़मीन यदि मेरा नाम में भी एक घर बना देता है तो लैंड राइट तो मेरा है नहीं, वो लैंड राइट है कंपनी के पास में। जब तक वो NOC नहीं देगा तब तक घर बनेगा नहीं। तो ये जो सस्ता किस्म का जो प्रचार, सस्ता किस्म का वोट का राजनीति से हम लोग दुखी है। वास्तव में चाय श्रमिकों के ऊपर में गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट। मलिक बरदरनाल जी, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बार बार प्रचारित किया जा रहा है TMC के श्रम मंत्री और भी नेताओं द्वारा, छोटे जो अभी नए नए TMC में शामिल हुए हैं, आदिवासी के नेता वगैरह, इन लोगों का कहना है कि जैसे चाय सुंदरी के माध्यम से जो आवास जिन श्रमिकों को दिया जाएगा, जो बंद चाय बागान है उनसे पहले शुरुआत किया गया, तो उनको साथ में पट्टा दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये तो सच बात है कि कंपनी का लीज है, तो फिर बिना NOC का, बिना पट्टा दिए हुए घर बनाकर उस पट्टे को कैसे गवर्नमेंट देगी, कैसे संभव होगा?
ये तो हमको पता नहीं, माननीय गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री बता सकेगी। मैं इतना जानता हूँ कि टी इंडस्ट्री में जो लीज होल्ड लैंड का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, हम लोग, आपको मालूम है, ICDS का घर बना है, दूसरा कुछ भी काम करे, लैंड बेस कुछ भी काम करे, अनटिल एंड अनलेस चाय बागान का मालिक NOC नहीं देता है, वहाँ पर कुछ काम होता नहीं है। अभी जो चाय सुंदरी भी बनेगा भी कोई भी जगह में, तो गवर्नमेंट माने चाय मालिक का NOC लगेगा। यदि बंद बागान में भी उन्होंने कर दिया है, जब खुलेगा तो लीज के लिए अप्लाई करेगा। लीज के लिए अप्लाई करने के बाद भी वो ज़मीन उसी का नाम में लिख देना पड़ेगा। वो तो नहीं तो उसका ज़मीन नहीं हो तो चाय बागान खोलेगा क्यों? जब ऐसा जो जॉन्डिस जो केस है, इसको जो स्पेड वर्क करके गवर्नमेंट को जो लेबर कॉलोनी है उसको चाहे लीज होल्ड लैंड से अलग करके प्रत्येक को पट्टा देने के बाद वो जो बचा हुआ ज़मीन में चाय सुंदरी करेगा तो उसको लैंड राइट भी मिलेगा। ये सरकारी कर सकता है। ये जो मणि कुमार और अरे गरे का ये बस का बात नहीं है। इस केस को आपने अभी जॉन्डिस बताया, वाकई में एक जॉन्डिस की तरह, पीलिया रोग की तरह ही है ये समस्या कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो श्रमिक 200 वर्षों से जिनके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, आज भी उनका अगर कोई संतान नहीं है, रिटायर होते हैं तो उनको घर कंपनी का खाली करना पड़ता है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ये किसी रोग से कम नहीं है। इससे लेकर भी आप लोगों की लंबी लड़ाई रही है। तो ये जो ज़मीन का पट्टा है, चाय सुंदरी के माध्यम से कुछ हज़ार लोगों का घर बनवाकर पूरे समस्या को जो है जस की तस ही ये मानी जाएगी। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कैसे समस्या का समाधान है? सर्वप्रथम तो चाय सुंदरी का जो प्रोजेक्ट है उसको मालिकों ने बड़ा इसका वेलकम किया, इसलिए स्वागत किया। चाय सुंदरी कोई भी एक सोई गार्डन में, चल गार्डन हो या अचल गार्डन में भी बनता है तो मालिकों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जो जिन जिन श्रमिकों का घर नहीं है वो अपना लिस्ट बना के इनको घर मिलना चाहिए, इसका घर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो घर देने के लिए बाध्यता नहीं है। तो ये मालिक बहुत खुश है चाय सुंदरी होने से। हम लोग भी खुश होते यदि वो ज़मीन का साथ साथ में, पट्टा का साथ साथ में घर हमको मिलता। अभी देखिए क्या विडम्बना है कि यदि कोई एक वर्कर बागान में काम करते करते रिटायर हो जाता है, उसको घर खाली करने के लिए बोलता है, उसका बच्चा जो डिपेंडेंट यदि काम में आएगा वो घर उसको मिल गया। और यदि कोई मजदूर अभी अभी काम में घुसा है और उसको चाय सुंदरी मिल गया है तो कंपनी का तरफ से घर मिलेगा नहीं। हमारा जो चाय बागान का जो वेज का जो कंपोजिशन है, जो वेज का कंपोनेंट है, वो घर भी मालिक देगा। इसी टर्म्स एंड कंडीशन का साथ में हम लोग नौकरी में घुसते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा नहीं हुआ, मालिकों को फ़ायदा हो रहा है। 100 दिन का काम हुआ, मालिकों को फ़ायदा हो रहा है। हालांकि श्रमिकों को हाथ में पैसा आ रहा है, वो खा के बच रहे हैं, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो काम हो रहा है तो मालिकों का ज़मीन पे हो रहा है, वो अपना पैसा से काम कराना चाहिए था। वो सरकार का 100 डेज का काम से जो ये काम कर रहा है। तो किसी भी कतई भी तरीक़ा से ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है, जब तक श्रमिकों को विशेष करके यहाँ पर अपरूटेड, आपको झारखंड से, रांची से, आपको लोहारदगा से, उड़ीसा से और पहाड़ के फुटिल से जो श्रमिक आया, उनका 150-200 वर्ष का यहाँ रहने का इतिहास रहा है। ये अपरूटेड कम्युनिटी है, एक प्योरली टी कम्युनिटी बोल के बोला जाता है। अभी हमको मैं बोलूँगा तो एक कैप्टिव पॉपुलेशन है। एक कैप्टिव पॉपुलेशन को सरकार को, राज्य सरकार को और दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनको लैंड राइट मिलना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ दीर्घ दिनों से ये जो वेजेज की समस्या थी, 26 रुपये तो बढ़ा दिया गया। इसके आड़ में ये चुनावी मुद्दा है, सब कई विपक्षी दल बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। इसके आड़ में कहीं ये न्यूनतम मजदूरी की जो मांग है, ये कहीं लंबे समय तक दब के तो नहीं रह जाएगी? एकदम सही बात बोल रहे हैं। जब सरकार ने एक मिनिमम वेज कमेटी जब बनाया तो उसको फुल फ्लेज रूप कर इसके एक्सरसाइज करके एक तो चीज़ का निचोड़ निकाल लेना चाहिए था। अब उधर नहीं हो रहा है, एडवाइजरी बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग जो एंट्रीम बढ़ा रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्केप रूट गवर्नमेंट निकाल रहा है। स्कोप रूट खाली मालिकों को सुविधा मिलेगा, श्रमिकों का असुविधा जैसा था वैसा ही रहेगा। वो लेफ्ट फ्रंट का टाइम में भी वही था, इस गवर्नमेंट का टाइम में भी यही है। जो वास्तविक में श्रमिकों को जो रूट कोज में जो असुविधा है, आज 202 रुपया में जीवन यापन चलेगा? नहीं चलेगा ना। यही साउथ इंडिया में लगभग 400 का यहाँ तलब है, फिर भी चल रहा है वहाँ पर। तो हम लोगों को क्यों 202? ये लड़ाई तो आज का नहीं है, बहुत दिन का लड़ाई है। तो सरकार यदि इस दाबी का साथ में इनका बहुत सहमर्मिता रहता
ध्यान रहता, सीरियसनेस रहता, तो टीएमसी गवर्नमेंट इसको ज़रूर से ज़रूर ठीक ठाक करने का इनको एक तो स्कोप था, लेकिन टीएमसी ने इस स्कोप को मिक्स कर दिया। कहीं न कहीं ये किसी तरह से श्रमिकों को एक मतलब उनके मुद्दा को टालने का ही ये स्कीम रहा है। Exactly. और 26 रुपये का एक चुनावी लॉलीपॉप चाय श्रमिकों को दिया गया। मिला है। आपका कहने का मतलब यही है। एग्जैक्टली आप सही कर रहे हैं। ये जो देखिए, लास्ट चुनाव के टाइम में एक मीटिंग किया गया था, मीटिंग करके चाय बागान खोल जाएगा, लिस्ट बनाया, ये किया वो किया। आज दूसरा चुनाव आ गया, कहाँ बंदा का नहीं तो खुला नहीं। गौतम देव, अरूप विश्वास सारे आके एकदम ज़मीन को सीज करके फ़ोटो वोटो खिंचा करके एकदम पेपर में हेडलाइन में आ गया, बंदा पानी जल्दी से जल्दी खोल जाएगा। कहाँ बंदा पानी खुला तो नहीं है। तो वो लास्ट इलेक्शन का वो मुद्दा था। लास्ट इलेक्शन में डिमडिमा खोल देंगे, तो वो डिमडिमा एक प्राइवेट कंपनी को ला करके दे दिया। कम से कम इस मुद्दा में डिमडिमा एक तो सचल हो गया। तो बाकी ढेकलापाड़ा क्यों नहीं हो रहा है, रेड बैंक क्यों नहीं हो रहा है, मधु बागान क्यों नहीं हो रहा है, एलकामिस्ट गुरुम का बाकी बागान कहाँ क्या हुआ, जयवीरपाड़ा क्यों। अभी देखिए, ये जो 100 करोड़ रुपया दे करके जो टी डायरेक्टरेट बनाया, उसका फंक्शन क्या है। चाय बागान का आम जनताओं का श्रमिक का लेकर के कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ ग्रुप हॉस्पिटल, कहाँ मेडिकल ऑफिसर। कम से कम नेशनल रूरल नेशनल हेल्थ मिशन का तरफ से हम लोग को एम्बुलेंस मुहैया करा जा सकता था, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। ईएसआई के अंडर में चाय श्रमिकों का कंट्रीब्यूटरी सिस्टम में उसको चिकित्सा का व्यवस्था होता है। लिहाज एक सिवाय एक बड़ा भाषण ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा माइक में जोर से बोल देने से कुछ हकीकत में बदल नहीं जाता है। चाय श्रमिकों का दुर्भाग्य है, विडम्बना है। लास्ट गवर्नमेंट के टाइम में भी अभी भी चाय श्रमिक यही हुआ है, 2 पैसा बढ़ गया है। लेकिन जब चाय श्रमिकों का अपना संतान अपना बंगाल से निकल कर, चाय बगान से निकल करके साउथ इंडिया जा करके, विदेश जा करके कमा के नहीं यदि लाते, तो आज चाय श्रमिकों का हालात और बदतर हो जाता। आप देखिए, तमाम बंद बगान में जो बाहर जा करके कमाई करके आए, उनका रोजी रोटी चल रहा है। जी, बाहर जाने वाली एक मुद्दा जो आपने उठाया है, ये श्रमिकों के दर्द से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर लगभग 15-20 वर्षों से 20 वर्षों से मैं पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे चाय श्रमिक बंद चाय बागानों का या खुले चाय बागानों के युवक युवतियों को काम देने के बहाने ले जाया जाता है। और ऐसे 5 साल 10 साल हो गए हैं जिनका कोई खोज खबर नहीं है। मानव तस्करी भी सक्रिय है। कुछ दिन पहले एक 30 पासपोर्ट पकड़ा गया जो बानाहाट पुलिस और एसएसबी के सहयोग से। तो ये समस्या भी है, इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, जब कोई समस्या आ जाता है, ये समस्या हुआ 2001, 2, 3 जब आमल था, उस समय में धड़ल्ले से बागान बंद होने शुरू कर गया। बागान बंद होने से बागान नहीं खुल रहा है, जिसमें रामजोड़ा था, कटलगुड़ी था, जोगेश चंद्र था, ये सारा बागान था, रेड बैंक था। तो यहाँ के श्रमिक सब रोजी रोटी के लिए बाहर जाने लगे। यही बाहर जाने का जब शुरुआती दौर शुरू हुआ, तो मानव तस्करी विशेष करके यंग लड़कियों को, महिलाओं को बहला करके फुसला करके बाहर ले करके इनको यातनाएं किया, इनको अमानविक एक तो पाशविक एक तो हैवानियत भी का इनका झेलना पड़ा। बहुत सारे लौट के आए, बहुत सारे लौट के आए भी नहीं, कोई खोज खबर भी नहीं है। और जो काम कर रहे हैं उनको भी रहने का जगह ठीक नहीं है। हालांकि कुछ ने काम वहाँ से अच्छा जगह में काम करके जीवन यापन अच्छा सुधार लिया है, लेकिन आम सरकार का जो अपना पर्यायी श्रमिक है, जो माइग्रेंट लेबर है, जो दूसरा तरफ जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इनका कोई सटीक तथ्य नहीं है। जो वेस्ट बंगाल से जलपाईगुड़ी जिला से कितना जा रहे हैं, कहाँ कहाँ है, इनका ये दलालों के ऊपर में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। एकदम कंट्रोल जो मतलब एक धड़ल्ले से एक मानव तस्करी और जो दलाली हो रहा है, देने के नाम से जिसको फंसा के ले जा रहा है, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसको आप इसी लिहाज से देख सकते हैं, जब लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सारा का सारा लॉकडाउन कर दिया, उनका ऊपर विचार नहीं हुआ, तो इंडिया के सारे पार्ट से अपना अपना घर आदमी लौटने लगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक तो पोर्टल शुरू किया, जो लौट के आ रहे हैं उनको ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ कुछ तो हुआ तो नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में काम देंगे बोल के बोला, पश्चिम बंगाल में काम है नहीं। पश्चिम बंगाल से बाहर श्रमिक जा करके काम कर रहे हैं, तो ये ढकोसला दे के फायदा क्या है। पश्चिम बंगाल का सिंगूर जैसा, टाटा जैसा इंडस्ट्री निकल के चला गया, दूसरा कौन साहस करेगा पश्चिम बंगाल में आकर के इंडस्ट्री बनाने का। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ का जो पॉलिटिकल अप्रोच है बहुत कमज़ोर है। देखिए, 4 लेन रोड कहाँ से सारा इंडिया बन के शेष हुआ। ये जलपाईगुड़ी का जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, अभी तक बना नहीं है। लैंड
एक्विजिशन लैंड नहीं ले पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार बड़ा बड़ा भारी भरकम डेवलपमेंट के काम में निकम्मापना है। यानी कि इस इलाके की डेवलपमेंट को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार सक्रिय नहीं है। एकदम सही। अब आप लीजिए ना, खुद चीफ मिनिस्टर ने आके बुद्धदेव भट्टाचार्य के टाइम से टी टूरिज्म होगा ऐसा सोचा गया था। टी टूरिज्म हम लोग जानते हैं, एक पहली बार जब सीएम बनी थी तो उन्होंने कहा था कि द्वार को स्विट्जरलैंड की तरह बनाएंगे। तो अभी बात है जो टी टूरिज्म भी जब बनता तो टी टूरिज्म बनने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात का जगह होना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्ट वगैरह बनाएगा उनको ज़मीन मुहैया दिया जाना चाहिए, उनका बैंक फिनांस होना चाहिए, उनको मैन पावर जो आएगा उनका तलब क्या होगा, उनका क्या व्यवस्था होगा, किस लिहाज से काम इस सरकार को ठीक करना जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा बागडोगरा से आएगा, एनजीपी से आएगा, उनको ऊपर में स्क्रीनिंग होना चाहिए, उनको तयशुदा एक तो भाड़ा ठीक करना चाहिए। नहीं तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको मुँह महंगा दाम दे करके उनको बड़ा प्रताड़ना करके लाया जाता है, प्रताड़ना करके भेजा जाता है। तो टी टूरिज्म का जो स्लोगन था कहाँ हुआ नहीं ना। टी टूरिज्म किया जा सकता है। टी टूरिज्म का बात करने से साउथ इंडिया में जो केरला में जाके देखने से पता चलता है टी टूरिज्म कैसा होता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ के को लेकर एक ही समझ में आता है कि जो दशा 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहले था, आज भी वही दशा यहाँ पर है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अभी ये और विकराल रूप लेते जा रहा है। यहाँ के युवा काफ़ी शोषण के शिकार हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जिनको लौट के नहीं आ रहे हैं, मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। ये सब मुद्दा तो है ही, साथ ही एक और मुद्दा है यहाँ पर। यहाँ एक मुद्दा है कि यहाँ बहुत सारे जो कलाकार हैं, जो सादरी भाषा को लेकर यहाँ पे कुछ फिल्म वगैरह बनती थी, जैसे नेपाली समुदाय के लोग यहाँ बहुत सारे हैं, ये दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल इस एरिया में। तो इस कलाकारों को लेकर भी एक वाम फ्रंट के टाइम में एक शुरू किया गया धूपगुड़ी में फिल्म उद्योग को लेकर। तो इन कलाकारों को लेकर आपका क्या है कि इसके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं? धूपगुड़ी में हुआ था आपको जो सुल्कापाड़ा से नीचे गठिया नदी का साइड में बहुत भारी भरकम फिल्म सिटी बनने का स्कीम चल रहा था, अभी बंद पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो देखिए सरकार ने इस इलाका के जो बेरोजगार श्रमिक है, बेरोजगार वर्कर है, यूथ आदमी है, उनके सरकार के पास में कोई गाइडलाइन अथवा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इनको कैसे यहाँ रहने वाले जो जनजाति है, जो भाषा भाषी है, चाहे वो सादरी बोले, चाहे नेपाली बोले, चाहे मेच बोले, चाहे राबा बोले, इनका डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास में मंत्रालय तो ज़रूर है। मंत्रालय का मतलब है साल में 1-2 मीटिंग कर दिया, एक तो अनुष्ठान कर दिया, उत्सव कर दिया, उससे कतई भी एक जाति का उत्थान या तो एक जाति को जो उनका सांस्कृतिक कल्चरल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कल्चरल डेवलप संभव नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च करके द्वार उत्सव वगैरह मनाया जाता है। इन पैसों से अगर यहाँ पे कोई फिल्म उद्योग अगर लगाया जाए, फिल्म इंडस्ट्रीज टाइप का, जैसे नोएडा में अभी हो रहा है यूपी गवर्नमेंट के पहल से, उस यहाँ बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य वाला जगह है। ये पहाड़ है, झरना है, नदी है, जंगल है, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर तो यहाँ की काफ़ी युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और लोगों को बाहर जाना कम होगा। आप ठीक बोल रहे हैं। एक तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, जो चाय बागान में जो अपना डिपेंडेंट है तो है, उनका दुर्भाग्य है वो उनका पर डिपेंड है, उनको छोड़कर चाय बागान का जो डिपेंडेंट है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हमारे बच्चों के पास में, हमारे युवाओं के पास में, हमारे बेरोजगार के पास में नहीं होना चाहिए। ये जो आप जो मुद्दा बोल रहे हैं, इसको बहुत को इसमें एंगेज किया जा सकता है, उनका जीवन यापन, इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकता है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आपका राजनीतिक जीवन काफ़ी युवा अवस्था से रहा है, अभी लगभग आपका उम्र 70-65 के करीब में है। बहुत दिनों से आप राजनीति करते आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा है। अपने विषय में संक्षिप्त बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपने थोड़ी परिचय देते हुए कि आपका कांग्रेस पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। मैं मणि कुमार दन्नाल अलीपुर जिला का सभापति बोल रहा हूं। देखिए, आज का जो चुनावी परिस्थिति है, सबसे पहले तो हम लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, निर्वाचन कमीशन से, हमारे जो अध्यक्ष है हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। आपने देखा होगा
कांग्रेस पार्टी की तरफ से दाबी रखा गया था, सिविक वॉलंटियर को नहीं रहना चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शन यदि होता है, आदमी अपना वोट कास्ट कर सकेगा तो बहुत रिजल्ट उलटफेर हो सकता है। आप आज बोल रहे होंगे टीएमसी का और बीजेपी का आधिपत्य जरूर है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी का आधिपत्य के बावजूद भी थर्ड फोर्स के हिसाब से वाम कांग्रेस जोड़ पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, ये मेरा विश्वास है। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, जॉइंट मीटिंग काम कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, हम लोग रैली निकाल रहे हैं। किसानों के लिए जो हम लोग डेपुटेशन था, हम लोग सारा पश्चिम बंगाल भर में वाम और कांग्रेस मिल करके, वाम ने अकेले भी, कांग्रेस ने अकेले भी। अभी देखिए, जो मेरा एक ही चीज़ मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो चीज़ करना चाहते हैं वो है पश्चिम बंगाल का इकोनॉमिक सोशल कंडीशन बहुत ख़राब जगह में है। राजनीतिक जो मिनिमम सौहार्दपूर्ण जो हालत नहीं है, जैसे बीजेपी को मारा जा रहा है, कांग्रेस का मीटिंग करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, आदमी एमएलए को झूला हुआ मिलता है, ये संस्कृति पश्चिम बंगाल का नहीं था। वास्तव में पश्चिम बंगाल के जो आम शिक्षित इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी है, ऐसा परिस्थिति नहीं चाहते हैं। जो हम लोग का जो टारगेट है कि यदि वामफ्रंट अमल सीपीएम टीएमसी का टाइम में जो अराजकता, राजनीतिक अराजकता हम लोग ने देखा, यदि बीजेपी आ जाता है तो हम लोग दूसरा स्टेट में जो देखते हैं, बिहार यूपी में जो देखते हैं, दिल्ली में जो देख रहे हैं, वो अराजकता आएगा। हम लोग चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का और बीजेपी का जो राजनीतिक अराजकता है, व्यक्तिगत आक्रमण है, राजनीतिक स्वार्थ को, कल्चर को कंप्लीटली ठेस पहुंचा है, शेष कर दिया है, हम लोग इस जगह को बरकरार रखने का सोचते हैं कि जो शांति प्रिय पश्चिम बंगाल का आदमी है, सीपीएम और कांग्रेस से जोड़ करके आगामी इलेक्शन में बहुत अच्छा फल करे, ये हम लोग का प्रचेष्टा है। अच्छा, आपने बीजेपी का नाम लिया है, तो यहाँ प्रधानमंत्री की रैली हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव के समय में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ बंद चाय बागानों को लेकर, मैं भी चाय वाला हूँ और ये चाय बागान के लोग हैं, तो 15 चाय बागान क्षेत्र है। इस बार भी बीजेपी का जो है टारगेट है कि 15 चाय बागान बहुल सेट से, हालांकि उनका इस चाय बागान क्षेत्र के लगभग तीनों चारों एमपी जीते हुए इस बार बहुत ही वो लोग जोश में हैं। तो उनके वादों को लेकर आपका क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय नेता होने के नाते? अभी मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो टी इंडस्ट्री को परिचालना करने के लिए टी एक्ट है, टी एक्ट 1953 टी एक्ट है, चाय का कानून है। एक कानून से टोटल गवर्निंग होता है चाय टी इंडस्ट्री, और ये टी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है, और उसके अंडर में टी बोर्ड है। टी बोर्ड टोटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, प्रमोशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और श्रमिकों का वेलफेयर, ये चारों पांचों चीज़ का एक तो कंबाइन एक तो बोर्ड है। मैं भी 2 टर्म में टी बोर्ड में था, टी बोर्ड में मैंने काम किया, सर्विस दिया मैंने। हम लोग ने बहुत सारे चीज़ उठाए, तो कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में भी था, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में पड़ता है। कांग्रेस मिनिस्ट्री के टाइम में टी बोर्ड टाइम टू टाइम बैठता था, बातचीत करता था। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का टारगेट ही है टी बोर्ड को कोलैप्स किया जाए, टी बोर्ड को बंद किया जाए। टी बोर्ड का कोई ज़रूरी नहीं है, ये उनका सबसे भीतर का 1 पॉइंट एजेंडा है। प्रथम तो इन्होंने टी बोर्ड को कलकत्ता से उठा करके गुवाहाटी ले जाने का बात किया था। आप जाइए सिलीगुड़ी ऑफिस, कलकत्ता ऑफिस, गुवाहाटी ऑफिस, जहाँ भी जाइए, जो टी बोर्ड में 40 से 50% जो ऑफिसर, जो मैन पावर था, उसको कर्टेल करके रख दिया है। अब टोटल इंडस्ट्री में जो टी प्रमोशन के लिए, टी चाय बागान के लिए जो रोपण के लिए, प्लांटेशन रिजुबिनेशन के लिए जो पैसा मिलता था, जो सरकार का तरफ से करोड़ों रुपया बाकी है। टी बोर्ड का चेयरमैन आकर के, आप भी थे डीबीआईटी का मीटिंग में, लास्ट मार्च महीना अप्रैल महीना में ये पैसा भुगतान किया जाएगा चाय मालिकों का, जो चाय गाछ लगाने के लिए जो पैसा मिलता है, अभी तक मिला नहीं है। इससे पता चलता है कि कथनी और करनी में प्रधानमंत्री का बहुत भारी फर्क है। तो हम लोग चाहते हैं टी बोर्ड को बर्बाद न किया जाए, इतना बहुत कम लागत में टोटल उत्तर भारत का जो फूट हिल में इतना अच्छा ग्रीनरी चाय उद्योग है, जो पोल्यूशन फ्री है, इसको बचाने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बराबर का है। और एक बात बोल करके मैं इसको अशेष करना चाहता हूँ, जब भी कुछ मुद्दा आता है तो माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार बोलता है राज्य सरकार का है। एक केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी। राज्य सरकार जमीन का मालिक है और केंद्र सरकार टी बोर्ड और टी एक्ट का मालिक है। ये दोनों मिलके काम करेंगे तब जा करके कोई चीज़ ठीक होगा। एक दूसरे को दोषारोप दे करके इस समस्या से बचा नहीं जाएगा।
अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। प्रधानमंत्री जी का कहना था यहाँ चुनावी इलेक्शन के समय में कि मैं भी चाय वाला हूँ, आप लोग भी चाय वाले हैं, आपके दर्द को मैं समझता हूँ। तो इन केंद्र में उनकी सरकार है और देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है। यहाँ सांसद चाय बागान के लोगों ने उनको झोली भर भर के वोट भी दिया है। तो इन जो वर्षों में 6-7 वर्षों के काल में चाय बागान के प्रति केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है, संक्षिप्त में बताइए। केंद्र सरकार का चाय बागान के संबंध में नकारात्मक भूमिका रहा है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, हम लोग ने एक डेलीगेट लेकर के गए थे, प्रणब मुखर्जी, आपको कॉमर्स मिनिस्टर कमलनाथ और प्रधानमंत्री से डेलीगेट किया। उस डेलीगेट का कमेटी में 7 आदमी का कमेटी में मैं खुद था, और जो टोटल जो डिमांड जो सरकार को करना चाहिए मेरा हाथ का तैयार किया हुआ था, हम लोगों ने जमा दिया। उसके बाद में चाय बागान जो बंद पड़ा हुआ था, ख़राब था, तो हम लोगों ने चाय बागान को पुनर्जीवन करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टी बोर्ड को 1400 करोड़ का स्पेशल पर्पस टी फंड दिया हुआ था। ये स्पेशल पर्पस टी फंड 1400 करोड़ रुपया का देने का चलते आसाम में, साउथ इंडिया में, बंगाल में जो पुराना गाछ को उखाड़ करके नया गाछ लगाया, जो गाछ 50, 60, 70 साल हुआ था, उनको चाय पत्ती देने का कोई ताकत नहीं था। बहुत कंपनी के पास में उनका इकोनॉमिक कंडीशन खूब ख़राब था, इसलिए चाय बागान को उखाड़ नहीं सकते थे, फैक्ट्री को रिनोवेशन नहीं कर सकते थे, क्वालिटी अपग्रेड नहीं कर सकते थे, टी प्रमोशन नहीं कर सकते थे, एक्सपोर्ट नहीं होता था, क्वालिटी नहीं होती थी। ये सारे चीज़ में उस समय का मनमोहन सरकार का टाइम में हम लोगों ने काम किया। अभी इस सरकार आने के बाद में कितना रुपया टी बोर्ड को मिला है हम लोग को पता नहीं, लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो पैसा नहीं है, इतना जानते हैं। इसका मतलब इस सरकार का चाय उद्योग के संबंध में कोई भी सहमर्मिता नहीं है। अच्छा, बंद चाय बागान को लेकर भाजपा के कई नेताओं का, स्थानीय सांसद का भी दावा रहा है कि तत्काल उस समय जो श्रम मंत्री केंद्र सरकार की सीतारमन जी थी, उनको लाया गया, उन्होंने खोलने के लिए प्रस्ताव डाला और ये राज्य सरकार उसको रोक दी, नहीं तो चाय बागान जितने बंद थे खुल गया रहता। ये कहाँ तक सत्य है? एक्चुअली श्रम मंत्री नहीं, वो कॉमर्स मिनिस्टर, मैंने ये फाइनेंस मिनिस्टर थी, कॉमर्स मिनिस्टर भी थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। अभी बात है आपका ये जो निर्मला सीतारमन जी आई थी सिलीगुड़ी में, हम लोगों से मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में मैं भी था, गुवाहाटी भी गई थी, मुझको भी गुवाहाटी जाने का इनवाइट मिला था गवर्नमेंट के तरफ से, मैं गुवाहाटी भी इस मीटिंग में अटेंड किया था। हम लोग ने गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था हम लोगों ने? बंदा पानी बागान बंद है तो बंदा पानी का प्रेजेंट स्टेटस ठीक ठाक किया जाए। 2-3 बार बिक्री हो चुका, अभी बंदा पानी किसके हाथ में है? लास्ट एंटरप्रेन्योर कौन था, लास्ट मालिक कौन था, उसका पीएफ कितना ड्यू है, कौन बैंक में कितना लाइबिलिटीज है, श्रमिकों का कितना देना है, प्रोविडेंट फंड का कितना देना है। तो स्पेशली बंदा पानी को ले करके स्पेशल एक मीटिंग किया जाए, जिस मीटिंग में बैंक सब कोई रहेगा, तो बंदा पानी का वास्तविक पिक्चर निकल के आएगा। तब जा कर के बैंक बोलेगा, हम लोग बोलेंगे हम लोग ये चीज़ छोड़ेंगे, हम लोग ये चीज़ लेंगे, एक नया मालिक लाएगा या पुराना मालिक को एक बार मौका दिया जाएगा। ये काम हुआ नहीं। तो निहाज एक मीटिंग करके कलकत्ता में, दिल्ली में, सिलीगुड़ी में आके बोल देने से बागान खुलता नहीं है, वो आप लोगों ने देखा। अच्छा, ये हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर वाला क्या कहानी है राज्य सरकार की तरफ से, जो चाय बागान खोलने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल किया था उसे लेकर? अभी देखिए, मैं इसको बोलता हूँ, विशेष करके एक केस डंकन्स को लेकर के है, और आपको ढेकलापाड़ा को लेकर के भी है, कुछ बंदा पानी को लेकर भी है। हाई कोर्ट का केस का ये मसला है कि बैंक ने कुछ पैसा पाएगा, 19 करोड़ 20 करोड़ पाएगा, श्रमिकों ने कुछ पैसा पाएगा प्रोविडेंट फंड का, ग्रेच्युटी का। तो हाई कोर्ट में बैंक चला गया कि ये बागान को मैं टेक ओवर करूँगा, ये बागान को मेरा पैसा फंसा हुआ, इसको मिलना चाहिए। तब तो अब वहाँ पर श्रमिक पक्ष हम लोग ने रखा, मालिक का पक्ष है, और बैंक वाला वहाँ पर है, प्रोविडेंट फंड वाला है। तो सरकार को उस जगह में जाना चाहिए कि मजदूरों का और स्टेट का अपना इंटरेस्ट दे करके जाना चाहिए। हाई कोर्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन में, ये लिक्विडेशन में है, तो लिक्विडेशन में है ना जो प्रॉपर्टी, तो लिक्विडेशन से निकालने के लिए क्या प्रक्रिया होना चाहिए, सरकार को वहाँ पर घुसना चाहिए ना। सरकार कोर्ट का बाहर में आके बातचीत करने से तो नहीं। सरकार एक बंदा पानी का नाम में, ढेकलापाड़ा का नाम में एक तो स्टेटस रिपोर्ट दे करके मैं भी इसका पक्ष बनना चाहता हूँ, ये बागान को खोलना चाहिए। यदि बागान खोलने के लिए कोई भी नया एंटरप्रेन्योर आएगा तो मैं ये सहूलियत उस कंपनी को और श्रमिकों को दूंगा। हाई कोर्ट में जाना चाहिए ना कि ढेकलापाड़ा और यहाँ पर माइक में बोलने से होगा, जमीन एक्वायर कर लेने से होगा। जो
कोर्ट का लिटिगेशन तो कोर्ट में ही जाके सुलझाया जाएगा। आज तक सरकार कोर्ट में गया नहीं है, तो हम लोग क्या समझे, इतने बुड़बक तो नहीं है ना हम लोग। कोई भी कोर्ट में केस पड़ा हुआ है तो उसको सुराहा तो कोर्ट में ही होगा। मान लीजिए डंकन्स का अभी था, NCLT में था डंकन्स को जो बीरपड़ा है, आपको लंका पड़ा है, आपको नागेश्वरी है, किलकोट है, गंगारामपुर, बागराकोट चाय बागान, एक खुलने का बात था। आपको क्या नाम, आपको हाई कोर्ट में जो NCLT में टेंडर भरा बहुत ने, हम लोग खोलेंगे बोले बहुत सारे ने टेंडर भरा। GP गोयनका फिर हाई कोर्ट में चला गया। सरकार का यहाँ कुछ बनता नहीं है। GP गोयनका को बुला करके यहाँ हजारों श्रमिक बेरोजगार होकर के भूखमरी से मर रहे, वो एक बार हाई कोर्ट में पिटीशन दे दिया, स्टे ऑर्डर ले लिया, मिल गया। तो सरकार का क्या भूमिका है यहाँ पर, कानून क्या है? कानून का यदि सही इस्तेमाल यदि सरकार नहीं करता है तो सरकार का एक तो फेल्योर है, सरकार का निकम्मापना है। गोयनका को बोलेगा भाई तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम्हारा कुछ भी लागत है तो हम लोग बैठ करके जो मैंने टेंडर से जो पैसा है वो आपको मिलेगा, या तो आपका मिलने का नहीं, आपको पाने का है तो आपका घर हम लोग जब्त कर लेंगे, आपका ऑफिस जब्त कर ले, आपका प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। टी एक्ट में वो प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, टी बोर्ड वो कर सकता है। कहाँ किया, कहाँ किया? इसी से तो पता चलता है। मैंने वो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, बोलते हैं जे मैं बेसी बोलता हूँ, ये जो रूट में जाके काम करने का प्रक्रिया नहीं, जो ऊपर ऊपर जाके बातचीत करता है, इससे चाय का कोई समस्या हल होने वाला नहीं है। अच्छा, अब एकदम लास्ट ही क्वेश्चन है। चाय बागान के 15 विधानसभा क्षेत्र को लेकर इस बार का चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा, और कितने सीट आप लोग इस बार पश्चिम बंगाल में जोट कांग्रेस और वामफ्रंट जोट जीतेगी? पहले तो पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस और वाम जो DCC फैक्टर रहेगा, गवर्नमेंट बनाने में हमारे कांग्रेस का और वामफ्रंट का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, ये हम लोग को विश्वास है। दूसरा बात, हमारा जो चाय श्रमिकों के मुद्दा है, मिनिमम वेज क्यों नहीं हुआ, सरकार जवाब दो। श्रमिकों का जो घर रहने मोहल्ला है उसमें ज़मीन का पट्टा क्यों नहीं मिला, सरकार तुम जवाब दो। बंद बागान क्यों नहीं खुल रहा है, सरकार तुम जवाब दो। चाय श्रमिकों के लिए मेडिकल फैसिलिटी पूर्णांग रूप से क्यों नहीं है, सरकार तुम जवाब दो। ये सारा मुद्दा हम लोग का है। वो जो रेशन है, फायरवुड है, आधार कार्ड है, अभी आधार कार्ड का लिंक का काम चल रहा है, हल्ला करके। अभी जो ऑनलाइन पेमेंट है, मोदी जी इस चीज़ को जो डिजिटल इंडिया का जो बात बोल करके ऑनलाइन पेमेंट का बात बोल रहा है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मैंने कियोस्क भी नहीं है, ATM भी नहीं है, हमारे श्रमिक सब अशिक्षित है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है कि वहाँ पर रजिस्टर्ड होने के बाद में पैसा एंट्री होने से या उठाने से वहाँ पर मैसेज आएगा, फ़ोन नंबर चेंज होते रहता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट में भूल भाल है। तो डिजिटल इंडिया चाय बागान में ओवरनाइट होगा नहीं। सरकार की तरफ से सभी श्रमिकों को एक कम से कम एंड्रॉयड फ़ोन मुहैया करवाना चाहिए। पक्का इसका हम लोग डिमांड करेंगे इस बार इलेक्शन में। और इलेक्शन का मेन मुद्दा रहेगा जो टी इंडस्ट्री को साथ साथ में एंसिलरी इंडस्ट्री भी हो, सिर्फ चाय बागान में डिपेंड करके रहे नहीं। इतने सारे क्षेत्र में टिम्बर है, टूरिज्म है, चाय है, तो सिर्फ चाय के ऊपर में पॉपुलेशन डिपेंड रहेगा क्यों? बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। द्वास और इस उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों के परिप्रेक्ष्य में इनसे अच्छी जानकारी कुछ ही नेताओं के पास में रहेगी। फिर कभी ऐसे ही किसी शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम हमारे उत्तर बंगाल वासी को संग्रामी अभिनंदन, गणतंत्र का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमन कुमार झा बीरपड़ा से मणि कुमार दरनाल जी के निज निवास से NEI द्वास न्यूज के लिए।